राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं 7 भाई की एक बहन। यह कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली और दुख भरी कहानी है। आखिर क्यों भाइयों ने अपनी बहन को ही मारकर उसका मांस खाया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि भाइयों ने अपनी बहन को खुद मारकर उसका मांस खाया? इसे जानने के लिए हमें यह कहानी सुननी पड़ेगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम चलते ही ये कहानी सुनने। इस कहानी को पूरा ही सुनिएगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, इसलिए यह कहानी भी आप पूरी ही सुनिएगा। पुराने समय की बात है। एक राजा के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में एक लौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ही प्यार था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चला गया। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने चले जाने से पहले अपनी छोटी बहन को बोल कर गए थे कि खाना बना कर रखना, हम जब लोग आएंगे तो भूख लगी रहेगी, इसलिए हमें खाना मिलना चाहिए। राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौटी का साग तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से अपने भाई और भौजाइयों के लिए वह सरौटी का साग बनाने लग जाती है। साग जब काटती है तो इसी दौरान उसकी उंगली भी कट जाती है और रक्त का एक तेज प्रभाव, यानी कि जो उंगली कटती है उससे खून की धारा तेज गति से बहने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब वह बहन सोचने लगती है कि क्या करूं, अगर घर की दीवार में खून पोंछ दूंगी तो भैया लोग देखेंगे और बेकार में परेशान हो जाएंगे, और यदि कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर कुछ गलत ही समझ जाएगी। बहन इस डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग का वह सब्जी भी बना देती है। जब उसके भाई और भाभी खेत से वापस आते हैं तो छोटी बहन से कहते हैं, बहन खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। बहन साफ थाली में खाना लगाकर सभी भाइयों को खाना परोस देती है। साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं वे लोग, और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं, बहन तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, परंतु आज की बनी सब्जी को स्वाद बहुत ही अद्भुत लग रहा है। इतना स्वादिष्ट साग मैंने आज से पहले बहन कभी नहीं खाया। पहले तो बहन डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ, आज कुछ ज्यादा अच्छा बन ही गया है। अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध करने पर एक बार फिर वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर भाइयों ने अपनी बहन से कई बार बार वही साग बनाने के लिए कहा, लेकिन बार बार बनाने के बाद भी वह स्वाद उन्हें नहीं मिला जो स्वाद पहले दिन उन्हें मिला था। असलियत जानने की जिज्ञासा बस 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका पूछा। बार बार उससे खाना बनाने के जिद करने लगे और बोले कि बता बहन, उस दिन तूने कैसे बनाई थी वो साग। बार बार भाइयों की इस तरह पूछने पर अंत में बहन ने भाई को सारी घटना बता दी। सच्चाई मालूम होने पर 5वें नंबर को जो भाई था वह बहुत ही लालची किस्म का था। उसने बाकी भाइयों से कहा, अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगा। भाइयों के मन में तो स्वादिष्ट खाना खाने के लिए लालच बढ़ गई थी। इसका आभास बहन को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उसके मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को लेकर घने जंगल में ले जाते हैं, जहां पहले से ही उन्होंने 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं।
तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है। वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह जानबूझकर उसी मचान पर बैठी रही। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूर स्थित छोटे पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। पहाड़ के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दाता छाती तैका तैका, अर्थात जान से मारना ही है। दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे सीने पे मारो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और अपनी बहन पर निशाना लगाकर छोड़ देते हैं। छयों भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार था और धनुष बाण चढ़ाने में वह सबसे ज्यादा निपुण था। उसका निशाना सबसे पक्का था। बहन जानती थी कि उन सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छयों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं और कहते हैं तुझे तो तीर चलाना ही होगा, तू बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वह बहन को नहीं मारेगा तो ये 6 भाई उसे भी मार डालेंगे और बहन को भी। तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दाता छाती तैका तैका। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके 6 भाई कैसे लालची शिकार की तरह उसे देख रहे हैं। जैसे एक शेर अपने शिकार को देखता है, वैसे ही उसके भाई भी उसे देख रहे थे। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि इतना सारा लकड़ी वो कैसे ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी ये रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो रहा था कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से वहां से निकल जाऊंगा, मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी एक साथ लेकर आ गया। उसके पश्चात वह लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए कहते हैं और एक घड़ा देते हैं जिसमें 7 छेद कर देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु घड़े में छेद होने के कारण सारा पानी जैसे ही वह छोटा भाई भरता है पूरे पानी वो छेदों से निकल जाता है। यह सोचकर छोटा भाई रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मुझे मारेंगे। यह सारी घटना को वहीं कुएं में बैठा एक मेढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा है। फिर वह छोटा भाई उन्हें अपनी सारी आप बीती को बताता है और कहता है मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब
राजकुमारी का मांस पका, मांस खाने को परोसा गया। तब बड़े भाई वह उसे छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहां एक बांस का बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ उगता है। इस घटना के बरसों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसौंदा के पास से गुजर रहा है और वह सुंदर सुंदर बांस के बूदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस के अगर मैं बांसुरी बनाऊंगा तो उससे कितनी सुरीली धुन निकलेगी। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ईतो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि बांसुरी बनाऊंगा तो कितनी मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता, इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी घूमते घूमते राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से वह बांसुरी बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार ही बार एक धुन निकलता है, ना बाजे रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलती है। बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी उस बहन के सभी भाइयों के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन बार बार निकलती है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर बजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद बजने लगती है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर छोटा भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे भाई से रहा नहीं गया और जोगी से वह बांसुरी को मुंह मांगी सोने की मोहरे देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया। ऐसे ही समय बीतता रहता है और छोटे भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था और घर के सारे बर्तन, सारे साज सामान के चीज सामान जो भी था घर का सब कुछ बहुत तरीके से सजा हुआ था। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर घर मुझे कभी नहीं दिखा। फिर वह छोटा भाई अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों ने मना करते हुए कहा, राजकुमार हमने ये सब नहीं किया, शायद कोई भाभी आई होंगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होंगी। तब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते। यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार यही घटना होने के कारण अब छोटे भाई के मन में यह जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है, मेरा कमरा इतना साफ कैसे रहता है। एक दिन छोटा भाई सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं यह बोलकर निकल जाता है और चुपचाप वापस लौटकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की उस बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर देती है और वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। यह देखकर उस राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसे ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और वह इंतजार करने लगते हैं कि वह लड़की कब आएगी। वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस बांसुरी में जैसे ही जाने के लिए जाती है तो वह छोटा राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और सुंदर तुरंत बांसुरी को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में आ जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है। यह कहानी 7 भाई और 1 बहन की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
यह कहानी दिल को छू लेने वाली और बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो यह कहानी सुनकर क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।